हेलो फ्रेंड्स, आज हम बी फार्म सेकेंड ईयर थर्ड सेम यूनिट 4 माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहले एसेप्टिक एरिया एक वेल डिफाइंड एरिया होता है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है स्टेराइल प्रिपरेशन की, और जो एंट्री होती है इन एरिया में वो स्ट्रिक्टली एयरलॉक के थ्रू होती है, चाहे वो किसी पर्सनल की हो या इक्विपमेंट की हो या मटेरियल की हो। अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन बनती है, उसकी फिल्ट्रेशन होती है, फिलिंग होती है, स्टेरिलाइजेशन होती है। और जब यहाँ पे डिज़ाइन होता है वो ऐसे होता है कि कंट्रोल करके रखते हैं हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर क्वालिटी को, कैसे कि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट हो वो क्लीन हो। सेप्टिक एरिया होता है वो 4 मेन ग्रेड्स में डिवाइडेड होता है। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। ग्रेड ए वाला एरिया होता है, ये जोन होता है जहाँ पे हाई रिस्क ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एसेप्टिक फिलिंग और ट्रांसफ़र। जो ग्रेड बी होता है वो बैकग्राउंड एरिया होता है ग्रेड ए प्रोसेसेस का। नेक्स्ट ग्रेड सी होता है जहाँ पे प्रिपरेशन होती है स्टेराइल सॉल्यूशन की, जिसे हमें फ़िल्टर करना होता है। और ग्रेड डी होता है जहाँ पे हैंडलिंग होती है कंपोनेंट्स की वॉशिंग के बाद। फैक्टर्स है जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब हम एसेप्टिक एरिया को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले है कि जो भी अनरिलेटेड पर्सनल है उसकी एंट्री को हमें अवॉइड करना है। देन जो भी एक्सपोज सर्फेसेस हैं और वॉल्स, रूफ, ये सब स्मूथ होनी चाहिए, अनब्रोकन होनी चाहिए और क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ताकि इसमें शेडिंग या डिपोजिशन ना हो माइक्रोबियल सेल्स की। देन जो पाइप्स और डक्ट्स हैं या बाकी चीज़ें ऐसे इंस्टॉल होनी चाहिए कि वो अनसील्ड ओपनिंग और सरफेस क्रिएट ना करे जो कि डिफ़िकल्ट हो क्लीन करने के लिए। देन जो डोर्स हैं वो ऐसे डिज़ाइन होने चाहिए कि कोई भी एयर कंटामिनेशन ना हो सके। स्लाइडिंग डोर्स नहीं होने चाहिए, स्विंग डोर्स होने चाहिए जो कि ओपन करेंगे डायरेक्शन ऑफ द एयर में, पॉजिटिव एयर प्रेशर से नेगेटिव एयर प्रेशर साइड की तरफ। और जो चेंजिंग रूम्स भी होंगे वो भी एयरलॉक्ड होने चाहिए। देन जो एयरलॉक डोर्स हैं वो एक ही टाइम पे दोनों ओपन नहीं होने चाहिए जब वो डबल डोर में हो। अगर एक डोर ओपन होगा तो दूसरा क्लोज होना चाहिए। और एक अलार्म सिस्टम होना चाहिए, अगर दोनों डोर एक साथ खुले होंगे तो वो हमें वार्न करे। लेआउट होता है एसेप्टिक एरिया का, वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे मेनली क्लीन अप एरिया होता है, कंपाउंडिंग एरिया होता है, एसेप्टिक फिलिंग एरिया होता है, क्वारंटाइन एरिया होता है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग या फिनिशिंग एरिया होता है। फिर जो प्रोडक्ट है वो स्टोरेज और शिपिंग के लिए चले जाता है ये लैमिनार एयर फ्लो। इसको हम लैमिनार फ्लो चैम्बर, लैमिनार फ्लो कैबिनेट, टिश्यू कल्चर हुड के नाम से भी जानते हैं। यूज़ किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए कंटामिनेशन को पार्टिकल से, जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं या रिएक्शंस कर रहे हैं, इंक्यूबेशन कर रहे हैं या क्लीन या सेप्टिक रूम बना रहे हैं। एक हुड होता है, एक एनक्लोज्ड बेंच में। ये कंसिस्ट करता है फ़िल्टर पैड या फिर प्री फ़िल्टर असेंबली, एक फ़ैन होता है, हेपा फ़िल्टर और स्विच होता है यूवी लाइट के लिए, विजिबल लाइट और मोटर के लिए। तो वर्किंग होती है कि जब हम पहले स्टार्ट करते हैं लैमिनार एयर फ्लो को, उससे पहले हम यूवी जर्मिसाइडल लैंप चलाते हैं 15 to 20 मिनट्स के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए। देन फिर इसको ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि इससे स्किन बर्न्स और कैंसर हो सकता है। देन सरफेस को फिर वाइप करते हैं इथेनॉल से बिफ़ोर एंड आफ्टर यूज़। तो इसका प्रिंसिपल है कि जो फ़ैन है वो एयर सक करता है, तो वो प्री फ़िल्टर असेंबली से पास होता है, तो डस्ट जो है ट्रैप हो जाती है। फिर वो हेपा फ़िल्टर से पास करता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ट्रैप हो जाते हैं और स्टेराइल एयर चली जाती है कैबिनेट में। जो हेपा फ़िल्टर होता है ये होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फ़िल्टर। और ये जो हमें लैमिनार एयर फ्लो में क्लीन एयर मिलती है ये हेपा फ़िल्टर के थ्रू मिलती है। तो हम एयर को
फ्लो करते हैं स्पीड ऑफ 100 FT पर मिनट, और वो सारे रूम को फ्री कर देती है पार्टिकुलेट मैटर से। दो टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें जो एयर है वो बैक टू फ्रंट जाती है, और जो वर्टिकल होता है उसमें टॉप टू बॉटम जाती है। इनर एयर फ्लो में जो पैटर्न होता है एयर का वो होता है यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो, मतलब कि सेम डायरेक्शन में जा रही है। नॉन यूनिडायरेक्शनल मतलब कि सेम डायरेक्शन में नहीं है, और कंबाइंड में यूनिडायरेक्शनल और नॉन यूनिडायरेक्शनल दोनों तरीके से जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। कंटामिनेशन है वो हो सकती है पर्सनल या ऑपरेटर की वजह से, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड एटमॉस्फेयर। तो पर्सनल है, अगर इसकी इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है या उसकी ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग हैबिट्स है वो सब एरिया में ही कर रहे हैं, तो इस वजह से कंटामिनेशन हो सकती है। देन बिल्डिंग में आता है जो रफ फ्लोर्स, वॉल, सीलिंग्स है, या मॉइस्चर प्रेजेंस है, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है, या इम्प्रॉपर वॉशिंग और क्लीनिंग है वहाँ पे। देन यूटेंसिल्स में ही कि उनकी इम्प्रॉपर क्लीनिंग है, सैनिटाइजेशन नहीं है, और डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स है। देन रॉ मटेरियल्स में आता है कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन की वजह से वो ख़राब हो गए, रॉन्ग लेबलिंग है, या इम्प्रॉपर स्टोरेज और हैंडलिंग है, इनकरेक्ट सैम्पलिंग और उसकी टेस्टिंग भी गलत है। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है कि इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन है, लेबलिंग नहीं है, क्लीनिंग नहीं है। HVAC में आता है कि इम्प्रॉपर एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, या हमने प्रेशर मेंटेन नहीं कर रखा एरिया में। और एटमॉस्फेयर में आता है कि जैसे ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है अंदर, जो प्रेशर जो है वो सूटेबल नहीं है। टॉपिक आता है प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन। तो जो क्लीनिंग एरिया की वॉल और सीलिंग होनी चाहिए उस पर फिल्म कोटिंग होनी चाहिए मटेरियल्स की। देन जो एयर होती है अंदर वो फ्री फ्रॉम डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होनी चाहिए। देन हमें इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पे हाई एफिशिएंसी फ़िल्टर्स हो, ऑलमोस्ट 95%। देन जो एयर अंदर रूम में हो वो फ्रीक्वेंटली रिप्लेस होनी चाहिए। देन जो लाइट सोर्सेज होते हैं वो ऐसे फिट होने चाहिए कि वो रिड्यूस करे कलेक्शन ऑफ डस्ट और अवॉइड करे डिस्टर्बेंस ऑफ एयर फ्लो पैटर्न रूम में। देन जो नॉन एसेंशियल स्विचेस होते हैं जैसे कि रूम की लाइट्स वगैरह वो आउटसाइड द क्लीन एरिया होनी चाहिए। सारे सर्फेसेस इंक्लूडिंग फ्लोर, वॉल, सीलिंग्स जो है वो स्मूथ होनी चाहिए, इजी टू क्लीन और डिसइंफेक्ट होनी चाहिए, और ऐसे कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए कि वो मिनिमाइज़ करे माइक्रोबियल और पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। देन फ्लेक्सिंग और नॉन फ्लेक्सिंग टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज़ किए जाने चाहिए फ्लोर बनाने के लिए। जो फ्लेक्सिंग फ्लोर होता है वो सिंथेटिक इलास्टोमर्स से बने होते हैं जैसे कि PVC, और ये इजीली रिपेयर हो सकते हैं, क्लीन हो सकते हैं और चीप और सिंपल होते हैं। और जो नॉन फ्लेक्सिंग होते हैं वो हार्ड एंड ऑर्गेनिक फिलर सब्सटेंस से बने होते हैं मैट्रिक्स मटेरियल में। जब कॉन्सेंट्रेट को हम यूज़ करते हैं तो वो एडिक्वेटली सील्ड होना चाहिए उस मटेरियल के साथ जो रेजिस्टेंट हो केमिकल, सॉल्वेंट्स और क्लीनिंग फ्लूइड्स है। जो डोर्स और विंडोज़ है वो फिट फ्लश होने चाहिए वॉल्स के साथ। जो डोर्स है वो वेल फिट होने चाहिए मेंटेन करते हुए पॉजिटिव प्रेशर एयर फ्लो को, और सेल्फ क्लोजिंग होने चाहिए और लिमिटेड होने चाहिए नंबर में। जो पाइप्स पास करती है वॉल्स ऑफ द रूम के थ्रू वो सील्ड होनी चाहिए, और वो भी फ्लश फिटिंग होनी चाहिए और इजीली क्लीन कर सके हम उसे। जो गैस सिलेंडर्स है वो एक्सक्लूडेड होने चाहिए, और जो गैसेस हैं सारी वो एरिया के बाहर पाइप होनी चाहिए। जो सिंक्स और ड्रेन है वो भी एक्सक्लूडेड होने चाहिए इन एरियाज से जहाँ पे एसेप्टिक प्रोसीजर हम कर रहे हैं क्लीन एरियाज़ में। तो पर्सनल और ऑपरेटर है
उसका हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, और जो अनऑथराइज्ड पर्सनल है उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। सिर्फ ट्रेन पर्सनल्स को अलाउ किया जाना चाहिए, और वो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहने, मास्क, ग्लव्स। देन प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना चाहिए बिल्डिंग में, एसेप्टिक रूम्स में, और एयर फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ होना चाहिए। देन टाइम टू टाइम क्लीनिंग होनी चाहिए, गुड क्वालिटी के हमें क्लीनिंग एजेंट्स का यूज़ करना चाहिए। देन टॉपिक आते हैं क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन। तो एक क्लीन रूम जो होता है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है क्लोज्ड एरिया में, जहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है एयरबोर्न पार्टिकल्स की उसे हम कंट्रोल करते हैं हेपा फिल्टर के थ्रू, और एसेप्टिक कंपाउंडिंग होती है वहाँ पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो कहती है कि क्लीन रूम वो होता है जहाँ पे जो लेवल होता है पार्टिकुलेट क्लीननेस का वो बेस्ड होता है नंबर ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स ऑफ सर्टेन साइज पर क्यूबिक मीटर। देन जो क्लीन एरिया है उसमें हेपा फिल्टर्स होने चाहिए, एयरलॉक एंट्री सिस्टम होने चाहिए, और एयर प्रेशर जो है वो मेंटेन्ड होना चाहिए। आते हैं माइक्रोबियल एसे। इसमें हम इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक को चेक करते हैं। तो ये ऐसे जो होता है वो एक क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन होती है किसी केमिकल कंपाउंड की सिंपल और कॉम्प्लेक्स मटेरियल को की विद द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये सिंपल होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं और कन्वीनियंट होते हैं। देन हम क्या करते हैं इसमें डिटेक्ट करते हैं असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स की कितनी कैपेसिटी है उसकी किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर एरिया और टाइम में। के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि मीडिया चाहिए होता है, कल्चर मीडिया, बफर सोल्यूशन चाहिए होता है पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कल्चर मीडिया की। देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन चाहिए होता है एंटीबायोटिक्स का, जैसे कि एमिकासिन या एम्फोटेरिसिन। देन टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं जो हमारा बैक्टीरियल कल्चर होता है। सबसे पहले हम मीडिया प्रिपेयर कर लेते हैं, पेप्टोन, पैनक्रेटिक डाइजेस्ट ऑफ केसीन, बीफ एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, अगार और वाटर से 1 लीटर का मीडिया तैयार कर लेते हैं। और देन सेकेंड स्टेप में हम बफर डालते हैं हाइड्रोजन पैथालेट या K2H2SO4। जो माइक्रोबियल एसे होता है एंटीबायोटिक्स का, उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, जैसे कि बेसिलस सबटिलस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस, एपिडर्माइडिस। देन ये 2 मेथड से होता है, कप प्लेट और सिलेंडर प्लेट मेथड, और टर्बिडिटिक या ट्यूब एसे मेथड। कप प्लेट मेथड में सबसे पहले हम कल्चर मीडिया ले लेते हैं और बफर ले लेते हैं, और उस पे कॉटन डाल के एल्युमिनियम फॉयल से उसे सील कर देते हैं। फिर उसे ऑटोक्लेव करते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो उसमें हमारा पूरा बैक्टीरियल कल्चर जो है वो फैला हुआ है, उसमें हम होल बना के डिफरेंट एंटीबायोटिक्स डाल देते हैं और उसको 3-4 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। देन थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि उसके आसपास का एरिया जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है, और फिर हम उस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। जहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया क्लियर हो जाएगा वो मोस्ट इफ़ेक्टिव होगा, और जहाँ पे कम होगा वो लीस्ट इफ़ेक्टिव होगा। जो टर्बिडिटिक या ट्यूब एसे मेथड है उसमें भी सेम हमने कल्चर मीडिया में बफर डाल के सील करके उसको ले लिया। उसका 9 ml कल्चर मीडिया जो है वो हमने सब में डाल लिया, और सब में फिर हम 1 ml बैक्टीरियल कल्चर डालेंगे और उसको 3-4 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। तो तीनों टेस्ट ट्यूब जो है वो टर्बिड होंगी। फिर हम उसमें एंटीबायोटिक डालेंगे जो हमें टेस्ट करने हैं, और फिर वो धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो जो पूरा क्लियर होगा वो मोस्ट इफ़ेक्टिव होगी, और जो जिसमें टर्बिडिटी रहेगी वो लीस्ट इफ़ेक्टिव होगी। तो जितना अच्छा एंटीबायोटिक होगा उतनी ग्रोथ कम होगी और उतनी कम टर्बिडिटी होगी। तो
एसे ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो चाहिए होते हैं ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के लिए, और ये सेंसिटिव होते हैं टू स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर, और जो माइक्रोब्स होते हैं सिंथेसाइज कर देते हैं इस फैक्टर को जिसे हम ऐसे कर रहे हैं, और ये बनता है बेसिस ऑफ माइक्रोबियल एसे ऑफ विटामिन्स एंड एमिनो एसिड्स। तो जो हम इसमें माइक्रोब्स यूज़ करते हैं जैसे कि टेट्राहाइमेना, थर्मोफाइला, लैक्टोबैसिलस, प्लांटेरम। देन ये विटामिन्स ग्रोथ फैक्टर्स होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए होता है। माइक्रोबियल एसे होता है साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का, उसे हम करते हैं टाइट्रीमेट्रिक मेथड से या टर्बिडिटिक मेथड से। पहले टाइट्रीमेट्रिक मेथड हम क्लीन कर लेंगे 10 टेस्ट ट्यूब्स को, उसमें 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5 और 5 ml का स्टैंडर्ड साइनोकोबालामिन सोल्यूशन लेंगे और उसमें 5 ml बेसल स्टॉक मीडियम डालेंगे और एडजस्ट कर लेंगे वॉल्यूम वाटर की हेल्प से। देन बाकी 4 टेस्ट ट्यूब्स में हम 1, 2, 3, 4 ml टेस्ट सोल्यूशन डालेंगे जिसे हमें ऐसे करना है। फिर इसमें भी 5 ml बेसल स्टॉक मीडियम सोल्यूशन डालेंगे और वॉल्यूम एडजस्ट कर लेंगे वाटर की हेल्प से। इन सबको स्टेरिलाइज कर लेंगे ऑटोक्लेव में 5 मिनट्स के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पे। उनके बाद सारी टेस्ट ट्यूब्स को हम कूल कर लेंगे रूम टेम्परेचर तक, इनोक्यूलेट करेंगे इनोक्यूलम से, देन इंक्यूबेट करेंगे इन टेस्ट ट्यूब्स को 64 से लेके 72 आवर्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे। देन टाइट्रेट कर लेंगे इन्हें 0.05 नॉर्मल NaOH से ब्रोमोथाइमोल ब्लू को इंडिकेटर की तरह, और कलर आ जाएगा ग्रीन। देन ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और हमें कॉन्सेंट्रेशन एज एक्टिविटी पर ml पता चल जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। टेस्ट जो है सब कुछ इसमें सेम है टाइट्रीमेट्रिक मेथड की तरह, लेकिन 2 और टेस्ट ट्यूब्स चाहिए हमें जिसमें ना ही स्टैंडर्ड साइनोबालामिन सोल्यूशन होगा ना ही टेस्ट सोल्यूशन होगा और इनोक्यूलम भी नहीं ऐड होगा। इंक्यूबेट कर लेंगे सबको 30 to 37 डिग्री सेल्सियस 16 to 24 आवर्स के लिए। जो अनइनोक्यूलेटेड ब्लैंक ट्यूब है उसकी ट्रांसमिटेंस को हम एडजस्ट कर लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर में, और फिर मिक्स कर लेंगे कंटेंट्स को हर टेस्ट ट्यूब में और ट्रांसमिटेंस की रीडिंग लेंगे 640 mu 100%। देन ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स, टेस्टिंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो इसको हम करते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन से। ये लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है किसी एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड की जो इनहिबिट कर देती है ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन हम इसको यूनिट्स पर ml में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन हम इसे डिटरमाइन करते हैं लिक्विड डाइल्यूशन मेथड से, जिसको हम टेस्ट ट्यूब मेथड भी कहते हैं। इसमें हम सीरीज़ ऑफ टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें डबल स्ट्रेंथ का मीडियम होता है। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब होती है अनइनोक्यूलेटेड वाली, उससे हम स्टेरिलिटी को टेस्ट करते हैं मीडियम की, और बाकी 11 टेस्ट ट्यूब्स में इनोक्यूलम जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे डालते हैं अचीव करने के लिए डिज़ायर्ड कॉन्सेंट्रेशन 10⁵ to 10�6 सेल्स पर ml माइक्रोब्स की। देन सारी 11 टेस्ट ट्यूब्स में टेस्ट केमिकल डालते हैं 0.5 से लेकर के 5 ml। जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब होती है कंट्रोल्ड वाली, उससे हम चेक करते हैं सूटेबिलिटी टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और वायबिलिटी इनोक्यूलम की। तो जो फाइनल वॉल्यूम होती है 10 ml की, सारी टेस्ट ट्यूब में एडजस्ट कर लेते हैं वाटर के थ्रू, सारे कंटेंट्स को प्रॉपर्ली मिक्स कर लेते हैं, इंक्यूबेट कर देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे 2 to 3 डेज़ के लिए।
देन इंक्यूबेशन के बाद ग्रोथ एग्जामिन की जाती है टर्बिडिटी की फॉर्म में और रिजल्ट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं और मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। देन इसमें ज़रूरी होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना ताकि हम डिटरमाइन कर सकें अप्रॉक्सीमेट रेंज जो सूटेबल होगी टेस्ट के लिए। देन नेक्स्ट होता है सॉलिड डाइल्यूशन मेथड। इसमें टेस्ट केमिकल को मोल्टन अगार में डालते हैं और फिर पेट्री प्लेट में डालते हैं। देन सॉलिडिफिकेशन के बाद इनोक्यूलम को स्प्रेड कर देते हैं अगार मीडियम के सरफेस पे। इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 2 to 3 डेज़ के लिए। देन फिर ऑब्जर्व करते हैं ग्रोथ के लिए MIC कैलकुलेट करते हैं। इसमें एडवांटेज होती है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टेस्ट कर सकते हैं हम सेम टाइम पे मल्टी पॉइंट इंक्यूबेटर की इनोक्यूलेटर की हेल्प से, और जो कंटामिनेंट्स होते हैं उन्हें डिटेक्ट इजीली कर सकते हैं क्योंकि कॉलोनी फीचर हो जाती है सॉलिड मीडिया पे, ज़्यादा डिस्टिंक्टिव होती है देन टर्बिडिटी डिफरेंस इन फ्लूइड मीडिया। थैंक यू।